हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए आज आप लोग आए अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन। देखिए तो पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका किसका कितने ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का ये 2026 के लिए आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का जो है 2020, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 6 साल। मान लीजिए 21 में कोरोना काल था तो पेपर नहीं हुआ किसी में, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का, 5 साल का। एक साल में 7 सेट होता है तो 5 साल का है, ठीक ना। 20, 22, 23, 24, 25 तो 5 गुणे 7 करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 सेट। कितना हो जाएगा, 35 सेट आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक ना, 5 साल का। फिजिक्स का देखिए 2020, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का आपका फिजिक्स का मिल जाएगा। 7 5 35 सेट इसका हो जाएगा, ठीक है। 35 दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 70 सेट, ठीक है। दोनों का 70 सेट हो गया। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का देखिए अगर बायोलॉजी आप लोग लिए हैं तो 22, 23, 24, 25 4 साल का, 4 साते 28, ठीक है। 28 सेट ये हो गया। मैथ अगर कोई लिया है तो 23, 24, 25 3 साल का मिलेगा। 7 तरीके 21 सेट इसका हो गया। इंग्लिश तो सबको चाहिए, इंग्लिश तो मिल जाएगा आपको 7 गुना के 14 सेट है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप लोग को ये दोनों चाहिए, अगर ये दोनों चाहिए तो आप लोग का पेमेंट लगेगा 120 रुपए। अगर ये 4 सब्जेक्ट चाहिए, अगर किसी को बायो चाहिए तो मैथ नहीं चाहिए, अगर मैथ चाहिए तो बायो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश चाहिए और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश चाहिए, ठीक ना। तो 4 सब्जेक्ट का आपका लगेगा 200 रुपीज। कितना, 200 रुपये लगेगा। और देखिए अगर आप लोग सिंगल सब्जेक्ट लेंगे, सिंगल सब्जेक्ट सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स लेंगे तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 70 रुपीज। कितना, 70 रुपीज, ठीक है। और आपको बायो लेना है तो बायो के लिए आपको 60 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको मैथ लेना है तो मैथ का 50 रुपीज है। इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश का भी 50 रुपीज है, ठीक है। तो इनका 50 60 रुपीज हम, मतलब अगर आप लोग अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ लेंगे ना तो आपको सही पड़ेगा, अगर अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। एक ही साथ ले लीजिए 200 रुपये में पूरा सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, 4 सब्जेक्ट का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश ले लीजिए। चारों सब्जेक्ट का आपको 200 में मिल जाएगा। वैसे अगर आप लेंगे तो ये देखिए 2 सब्जेक्ट का 120 रुपया है। अब यहाँ से ये वाला लेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो 130, 230 हो जाएगा, ठीक है। 30 या 40 रुपया आपका बेसी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ चाहिए तो 746, ये मेरा नंबर है 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। जो चाहिए वो करिए। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। क्या लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, जेके सर लिखिए, जेके सर लिखिए या एमके सर ये स्टडी लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई चैनल मेरा है, दोनों चैनल एमके सर लिखिए चाहे जेके सर लिखिए, ठीक है। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं पेपर के लिए तो आप लोग पीडीएफ लेना जरूरी है, ठीक है। अगर ये पूरा हल कर लेते हैं ना आप, 3 साल के, 2 साल के या 4 साल के पीडीएफ हल कर लेते हैं तो आपका 90% या 85% लाने में कोई नहीं रुक पाएगा, ठीक है। तो आज और आगे आप लोग वीडियो देखते रहिए। आपकी क्लास का सेट 5 इसके क्वेश्चन को देखेंगे जिसका कोड 324 FB है। इससे पहले हम 4 सेट 2024 के लगा चुके हैं। हमने 2023 के, 22 के, 21 के भी सेट लगा रखे हैं। 20 तक के हमने सारे सेट लगा रखे हैं अनसोल्ड के, है ना। उनकी जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उनको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपने नहीं किए होंगे, ठीक है। और अब देखते हैं हम 324 FB के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है आपका, ये कह रहा है कि फलन f सच दैट r से r में fx इक्वल्स टू 5x, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है। ये फलन है आपके पास और सही उत्तर का चयन आपको करना है। आपको देखना है कि एक एक ही है या अच्छादक है। ऑप्शन में अच्छादक बहुएकी है और एक एक ही नहीं है। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो एक ही हैं, एक एक ही नहीं होगा इसका मतलब बहुएकी होगा, है ना। तो ये दोनों तो एक ही ऑप्शन है। अब एक अच्छादक है, एक अच्छादक नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, देखते हैं। f r से r में मैपिंग है और fx आपके पास क्या है, fx आपके पास 5x है, ठीक है ना। अब देखिए अच्छादक, अगर मैं एक एक की बात करूं तो एक एक ही तो है ना। एक एक ही क्यों है ये, अगर मैं f(x1) बराबर f(x2) लेकर के चलूँ, f(x1) बराबर f(x2) लेकर के चलूँ तो 5x1 बराबर 5x2 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट होकर के x बराबर x2 आ जाएगा।
तो एक एक ही तो है, लेकिन एक एक ही का ऑप्शन है ही नहीं इसमें, है ना। अब अच्छादक के लिए चेक करते हैं। देखिए अच्छादक में क्या होता है, इसको y मान करके चलो फंक्शन को, है ना, y बराबर एफ एक्स मान करके चलो, तो ये आ जाएगा y बराबर 5x और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू y/5, ठीक है। अब यहाँ आपको इस वाले r में से कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो अगर मैं यहाँ पे रख दूं और जो रख करके x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें ना मिले, तो ये अच्छादक नहीं होगा, अदरवाइज ये अच्छादक होगा। तो यहाँ y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। आप r में से कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे, उसको 5 से डिवाइड करोगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें सारी मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ हम कहेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू r, यानी इस वाले r में से अगर मैं कोई भी y उठाता हूँ तो उसके लिए जो भी मुझे x मिलेगा वो इस r में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अच्छादक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण इतने की कोटि क्या होगी। तो सबसे ज़्यादा अवकलज जो हुआ है आप वो देख लीजिए। तो ये 2 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ है, ये 3 बार हुआ है ना। तो बस ये इसकी कोटि 3 हो जाएगी। अगर घात पूछता तो इसी अवकलज की हम घात देखते तो वही अवकल समीकरण की घात हो जाती, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बार जो अवकलज किया हुआ होगा, यानी इसमें 3 बार किया हुआ है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि 3 ही हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए गया क्वेश्चन पर चलते हैं। गया क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाकलन इसका मान क्या होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान है। 1/√3 आया और यहाँ पे √3 आया, ये है 1/1 + x² और dx, है ना। इसका मान पूछ रहा है ये। अब देखिए आप इंटीग्रेशन करोगे 1/1 + x² का, तो वो क्या आएगा, tan 1x आएगा। अब tan 1x में आपको लिमिट रखनी है, बस ये 1/√3 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट √3 है, ठीक है। अब ये √3 जब मैं इसमें रखूंगा अपर लिमिट, तो आएगा tan 1√3 माइनस tan 1/√3, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, tan √3, tan में √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की, है ना, यानी tan 60 की होती है ना। तो हम इसको रख देंगे π/3 और ये किसकी होती है, ये होती है π/6 की। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा π/6, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। i.i 1 हो गया, j.j भी 1 हो गया, k.k भी 1 हो गया, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ये तो आपकी एक थ्योरम है ना। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव कोटि n के हैं, यानी इनकी कोटि दोनों की n है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से एक थ्योरम आपकी ये कहती है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। एक थ्योरम है आपकी, इस थ्योरम को आप प्रूफ भी कर लेना इसका, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। सारणिक चैप्टर में आपको ये मिलेगी, तो इसका प्रूफ भी आप कर लेना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, तो आपका यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे के क्या पर। देखिए दूसरा क्या कहता है कि सभी खंडों को हल कीजिए। यदि ए आपका ये है, बी ये है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए अगर आपके पास कोई 2 सेट वो दे दे 1 2 3 और दूसरा सेट उसने दे दिया 4 5, ठीक है, तो आपको इनके एलिमेंट गिनने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना। 1 2 3 है और इसमें 1 2 2 हैं, ठीक है। अब आपको फलनों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल फलनों की संख्या जो होगी, फलनों की संख्या, कुल फलनों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 6 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 64 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ख क्वेश्चन क्या कहता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोनों पर पटाने की प्रायिकता, अब देखिए, अब अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूँ तो पहले सिक्के पर पटाने की क्या प्रायिकता होगी, पहले सिक्के पर पट आना, पहले सिक्के पर पटाना, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी हमारी 1/2, ठीक है ना। क्योंकि एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और पटाने की भी 1/2 होती है, ठीक है। क्यों होती है 1/2, ये तो आपको पता ही होगा। 2 तो उसमें टोटल आउटकम्स होते हैं और 1 उसमें एक फेवरेबल आउटकम है, मतलब पट आना एक फेवरेबल है, अपना पट आना है ना, और एक ही चित है, उसमें एक पट है, तो हमारे फेवर में एक है, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरे सिक्के पर अगर मैं निकालूं, दूसरे सिक्के पर पटाने की प्रायिकता, यही सेम लिख देना इसमें, वो भी 1/2 ही होगी। लेकिन हमें तो ये दोनों सिक्कों की प्रायिकता एक साथ निकालनी है ना, दोनों पर पटाने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का गुणन नियम ये कहता है, यहाँ पे लिखो, प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से वो ये कहता है कि जब आपको
कई सारी प्रायिकता आपके पास हो गई हूँ और पूरा प्रोसेस नहीं हुआ अभी, है ना। प्रोसेस पूरा कब होगा, इसने दोनों पर पटाने की प्रायिकता पूछी थी, तो दोनों को शुरू से लेकर के आखिर तक के प्रोसेस आपको पूरा करना है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप उठा करके, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, दोनों सिक्कों पर पटाना। यहाँ पे लिखो पी ऑफ दोनों सिक्कों पर पट आना, इसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गया क्वेश्चन पर। देखिए गया क्वेश्चन क्या कहता है, दो सदिश दे रखे हैं, इसने परस्पर लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, जब भी दो सदिश वो दे दे और परस्पर लंबवत दे दे, तो इसका मतलब है, अगर ये मान लीजिए माना आपके पास ये वाला ए वेक्टर है, ए वेक्टर यानी 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और ये वाला बी वेक्टर है जो दूसरा उसने दिया है i कैप माइनस 4j कैप और प्लस लैम्डा k कैप। तो जब दो वेक्टर आपस में लंबवत हों, तो इसका मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है वेक्टर ए तथा बी परस्पर लंबवत हैं, तब क्या होगा, ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिख दो आप यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट फिर i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब इसकी प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i की i में करेंगे तो 1 आएगा, i की j में करेंगे तो भी 0, i की k में करेंगे तो भी 0, यानी जब सेम होंगे तब 1 आएगा, तब जब अलग अलग होंगे, जैसे j की i में करूँगा तो भी 0 आएगा, j की k में करूँगा तो भी 0 आएगा, j की j में करूँगा तो 1 आएगा। तो बस आप क्या करिए, i की i में करिए और 1 ले आइए, तो 3 की इसके मल्टीपल में होगी 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1 फिर प्लस लगाओ, फिर इसके मल्टीपल के साथ करो 2 इंटू माइनस 4, फिर प्लस लगाओ तीसरे मल्टीपल की तीसरे के साथ करो 1 इंटू लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको लैम्डा की वैल्यू, देखिए ये आया 3 और ये आया माइनस 4 दूनी 8 और ये आया प्लस के लैम्डा इक्वल्स टू 0, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5, उधर जाके प्लस के 5, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 5, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह क्वेश्चन, इसने दिया है पी ऑफ ए दिया है 3/13, इसने दिया है पी ऑफ बी, ये दिया है 5/13, और इसने दिया है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया है 2/13। अब पूछ रहा है पी ऑफ बी ओवर ए, है ना। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं पी ऑफ बी ओवर ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, ये होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी ले लो या बी इंटरसेक्शन ए ले लो, एक ही बात है। तो इसका मतलब जो ये पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए है यही हमारे पास है पहले से ही, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 2/13 ओवर पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3/13, तो ये भी रख देंगे 3/13, 13 से 13 कैंसिल आउट होकर के कितना बचेगा 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। y बराबर इसने दिया है log 10x, है ना, log बेस e 10x, तो हमें क्या निकालना है, dy/dx फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे dwr2x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dx, और log अगर मैं इसको x मान करके चलूँ तो ये log x का होता है 1/x, है ना, 1/x, और फिर इस x का दोबारा करेंगे तो 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 10x। आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो और इसको आगे थोड़ा सा साइन और कोस में भी तोड़ करके छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बहुत है, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन पर देखिए, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कीजिए कि फलन ये x बराबर 1 पर सतत है। अब फंक्शन क्या दिया है उसने, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1, है ना। अब ये जो मॉड x माइनस 1 है इसको आप दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। मॉड x जिस तरीके से मॉड x होता है ना, मॉड x क्या करता है, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा कब, जब उस मॉड की वैल्यू यानी उस x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और वो निगेटिव वैल्यू देगा जब उसकी वैल्यू कितने से 0 से छोटी हो, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से क्या आएगी, 1 इधर चला जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इस फलन का जो वैल्यू होगी वो x माइनस 1 होगी पॉजिटिव में, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इस फलन की वैल्यू जो होगी, जो ये फलन होगा, फलन ये होगा माइनस में x माइनस 1 निगेटिव, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए x बराबर 1 पर हम इसको चेक करते हैं।
अब सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, क्योंकि 1 पे निकाल रहे हैं, और एफ ऑफ एक्स। आप एच वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बगैर एच वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब देखिए हम 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी 1 के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं 1 की तरफ, तो x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जहाँ पे हम हैं फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड, देखिए मान लीजिए हमारा 1 यहाँ पर है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, यानी बहुत हल्का सा लेफ्ट में, तो इसका मतलब हम इधर से ही तो आ रहे हैं ना, इसके पास बहुत हल्का से लेफ्ट में देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू ये छोटी होगी 1 से, इधर 1 से बड़ी होती है। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी x की वैल्यू, तो फलन कौन सा होगा हमारा, ये होगा -x-1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने रख दी -x-1, ठीक है। यहाँ पे लिमिट पुट कर दो तो क्या बनेगा, 1 - 1, ये बनेगा 0, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी 1 के राइट साइड में अब हम चले गए यहाँ पर, अब हम इसको इधर से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, अब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, x-1, तो यहाँ पर x-1 रख देंगे, ठीक है ना। 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सतत है या नहीं है, तो उसके लिए हमें फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए होगी उसी पॉइंट पर, तो यानी 1 पर हम वैल्यू देखेंगे। तो x बराबर 1 पर फंक्शन कौन सा है, ये वाला या ये वाला, x बराबर 1 पर ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें 1 रखना है x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1, ये भी आ जाएगा 0। तो तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर बराबर है सब, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत हो गया, ठीक है ना, सतत है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन क्या कहता है कि tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 इस तरीके का है, इसका मान निकालना है। तो देखिए अभी tan इनवर्स √3 को tan इनवर्स √3 ही रहने दीजिए, माइनस कोट इनवर्स माइनस थीटा जब होता है तो हम उसको लिख लेते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। रीजन आपको पता ही होगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, ये एक इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3, tan में किसकी वैल्यू होती है 60 की, यानी π/3, tan π/3 माइनस पाई प्लस कॉट में √3 कितने की वैल्यू होती है, कॉट में π/6 की वैल्यू होगी, यानी कॉट π/6 की, ठीक है ना, कॉट π/6 की। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होकर के यहाँ बचेगा π/3 माइनस पाई और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा π/6, तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के तो आएगा 2 पाई और यहाँ आएगा 6 पाई और यहाँ आएगा पाई और अपॉन में आ जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा माइनस के π/2 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि ए बी सी मात्रक सदिश हैं और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, इसको हम आपको, वैसे तो ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको करा देता हूँ, जल्दी जल्दी करा देता हूँ, ठीक है ना। अब हम क्या लेकर के चलेंगे इस क्वेश्चन में, आपको ये लेकर के चलना है a डॉट ए प्लस बी प्लस सी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेकर के चलना है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो वो क्या आएगा जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो देखिए जब a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a डॉट इसके परिमाण का स्क्वायर, फिर इसी तरह जब a की हम b में करेंगे तो क्या आएगा a डॉट b आएगा, ठीक है। फिर a की c में करेंगे तो आएगा a डॉट c, फिर ऐसे ही b की करेंगे सब में, प्लस ये आ जाएगा b a प्लस b b प्लस b c, बी बी का तो ये सॉरी इसका, चलो बी अभी बी लिखते हैं इसको, प्लस अब सी का करते हैं, ये हो जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस, और जब सी डॉट सी होगा तो उसको हम लिख सकते हैं सी के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं बी के परिमाण का स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मेरे पास जीरो है ना, तो मैं इधर तो जीरो रख दूँ तो ये इधर का तो जीरो हो जाएगा सारा, चलो ये जीरो हो गया। अब ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस ये बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस ये सी के परिमाण का स्क्वायर, ये वाला, ये सारे इकट्ठे लिख लिए। अब ये ए बी है और ये भी बी ए है,
तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, ए बी, आप बी ए को भी ए बी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा 2ab, ठीक है, प्लस अब देखिए बी सी है यहाँ पर और यहाँ पर सी बी है, तो इसको मैं बी सी लिख सकता हूँ, सी डॉट बी डॉट सी सेम ही होते हैं, तो बी सी और बी सी ये भी 2bc हो गए, 2 कॉमन है तो यहाँ पे मैं बी सी लिख देता हूँ। इसी तरीके से सी डॉट ए है, ए डॉट सी है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, देखिए इसमें सी डॉट ए दे रखा है तो हम सी डॉट ए ही लिख देंगे, दोनों को 2 हो जाएंगे ना अपने पास, तो 2 बाहर कॉमन है ही। अब देखिए उसने ये कहा था कि ए बी सी जो है वो मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब जो ए का परिमाण है, ए का परिमाण वो 1 है, इसी तरीके से बी का परिमाण भी 1 है, इसी तरीके से सी का परिमाण भी 1 है। ये आप शुरू में लिख देना, दिया है गिवन है, ठीक है ना, वैसे पीछे भी आया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू ये पूरा जो का तू आएगा, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 इधर आगे माइनस हो गया, -3, और ये 2 आ जाएगा अपोन में इसके, तो ये आ गया आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, इसका मान -3/2 आ जाएगा। अब किसी किसी पेपर में उसने क्या कहा है, ये मात्रक सदिश नहीं दिया, उसने खाली दे दिया ए बी सी सदिश हैं, तो वो भी हमने पीछे किसी पेपर में आया हुआ है, वो भी मैंने कराया हुआ है, उसका आंसर कुछ अलग आएगा, ठीक है ना, आप उसके हिसाब से भी देख लेना। वैसे तो अक्सर ऐसा होता है मिसप्रिंट हो जाता है, आप अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन में हल्का सा मिसप्रिंट है तो आप इसको इंग्लिश वर्जन में देखना। इंग्लिश वर्जन में आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन मिलेगा, जैसा इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन होगा आपको फिर वही लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब log x का समाकलन आपके पास डायरेक्ट होता नहीं ना, फॉर्मूला होता, ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, इसके इनटू में 1 मान करके चलेंगे। हम क्या करेंगे, log x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, खंड से समाकलन यानी बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा log x, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx, फिर माइनस लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले का डिफरेंशिएशन होगा d/dx ऑफ log x, और मल्टीप्लाई में दूसरे का इंटीग्रेशन होगा 1 dx, और ये पूरे का इंटीग्रेशन है और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका ये log x, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ये log x का 1/x हो गया और 1 का x हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, और पूरे का इसका dx हो गया और प्लस c। अब ये x से x कट गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन फिर से x हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ x log x और -1 का हो जाएगा x प्लस c। बस यहाँ से x कॉमन ले लो, बाकी आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ ये कह रहा है कि यदि x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा हो और y बराबर a इंटू 1 माइनस कोस थीटा हो तो dy/dx ज्ञात करो। तो अब देखिए dy/dx ज्ञात करने के लिए आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले, एक x में इक्वेशन हो, एक y में इक्वेशन हो और एक तीसरा वेरिएबल भी हो इसमें, जैसे थीटा दे रखा है ना, 2 वेरिएबल तो x y हो गए और तीसरा वेरिएबल भी दे रखा है उसने थीटा, तो इनको कैसे करना है, तो तीसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट में इनका डिफ्रेंशिएशन कर दो आप, dw/r2 थीटा, ठीक है, इसका भी और इसका भी, तो ये हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल्स टू ए तो कांस्टेंट है, थीटा का हो जाएगा 1, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। अब ये तो बन गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरा ये वाला, ये हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल्स टू ए इंटू 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको dy/dx बनाना है तो सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दो, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो, है ना, इक्वेशन 2 डिवाइड्स बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए dy/d थीटा ओवर dx/d थीटा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड, तो यहाँ आएगा a इंटू साइन थीटा, 0 प्लस साइन थीटा होगा, और अपॉन में आएगा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब साइन थीटा को θ/2 के फॉर्मूले में ओपन कर लो, तो मैं इसको करूँगा 2 sin θ/2 cos θ/2 थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, ओवर 1 प्लस कोस थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस इसको भी मैं फॉर्मूले में लिख दूंगा 2 कोस स्क्वायर θ/2 -1, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले ओपन कर लो, cos 2 थीटा का जो होता है और sin 2 थीटा का जो होता है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर एक cos θ/2 से एक cos θ/2 चला गया, sin θ/2 अपॉन cos θ/2 कितना बचा, ये बचा आपका tan θ/2, और यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए।
बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन जहां फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो, आप उसको सबसे पहले y मानेंगे, ठीक है ना। माना y बराबर एक्स रेज टू दी पावर x। अब आपको दोनों तरफ लॉग लेना है, पावर में से फंक्शन नीचे लाना है, प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट वाला रूल अपने पास है लेकिन पावर वाले को नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये लॉग y हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एक्स रेज टू दी पावर x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y जू का तू, और ये x आगे आ जाएगा, है ना, ये x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग x। क्योंकि रूल आपके पास क्या कहता है कि अगर log m की पावर n हो तो आप उसको n log m लिख सकते हैं, ठीक है ना, जानते होंगे ये रूल तो आप। अब देखिए, अब इसका dwr2x कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का हो जाएगा 1/y, लेकिन y हम कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, तो y का दोबारा होगा dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे 1/x आ गया, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे तो 1 आ गया। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, dy/dx, और ये 1/y जो है y इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी x इंटू वाई की वैल्यू क्या है, x की पावर x, तो ये वापस रख दो और ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया क्वेश्चन, ये कहता है कि -π/2 से π/2 में साइन स्क्वायर एक्स है। बच्चों जब भी साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको करना पड़े तो कोस टू एक्स के फॉर्मूले से आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कोस टू एक्स का फॉर्मूला है वहां पर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करो, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2, है ना, ये आएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख करके तब इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट इसका आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -π/2 से π/2, तो इसकी लिमिट आ जाएगी और ये आ जाएगा 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2। अब ये 2 तो चला गया बाहर, 1/2 कांस्टेंट है। अब इन दोनों का कर देंगे हम, 1 का हो जाएगा x माइनस cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2, है ना। इसका इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट इसकी -π/2 से π/2 ही रहेगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बस एक बार अपर लिमिट रख देंगे, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए अपर लिमिट रखी हमने पहले, ये आ गया π/2 माइनस, यहाँ पे साइन π/2 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई बचेगा, यानी ये हो जाएगा साइन पाई और डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये तो हो गई अपर लिमिट। अब माइनस लगाओ, लोअर लिमिट पुट करो, ये -π/2 हो जाएगा और माइनस जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा तो ये हो जाएगा साइन -π/2, है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये आपका जो बचेगा π/2 और साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये तो 0 हो गया, चलो ये तो ख़त्म हो गया, -0। अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस π/2 और फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन का, ये भी 0 हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू, तो ये भी सारा 0 हो गया, बस ये बात ख़त्म इसकी, ये 0 हो गया। π/2 पाई बन गया 1/2 और मल्टीप्लाई में पाई, हाफ और हाफ जुड़ करके पूरा बन जाता है ना, तो ये पाई बन गया, तो ये ओवरऑल आपका π/2 आ गया आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गह क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर mod x, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें ये दिखाना है x इक्वल्स टू 0 पर, है ना। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं और ये दो तरीके से आपके पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक तरीके से आपके पेपर में ऐसे भी आया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू mod x, x बराबर 0 पर सतत है पर अवकलनीय नहीं है, इस तरीके से भी आया हुआ है। और ये ऐसे भी दे रखा है इसने, ठीक है ना, अवकलनीय नहीं है, तो आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसका अवकलन नहीं है ये दिखाना है, तो अब देखते हैं हम किस तरीके से होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमें इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपका f ऑफ 0 माइनस h माइनस, पहली बात आप इसको थोड़ा सा तोड़ करके लिख लीजिए, है ना। ये पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये निगेटिव होगा जब x की वैल्यू लेस देन टू 0 होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा माइनस के f ऑफ 0 और अपॉन में हो जाएगा आपका माइनस में h, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस में h। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, अब 0 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है, यहाँ से आप पता लगाओ, 0 में से कुछ घट रहा है इसका मतलब 0 से छोटी है।
अब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन आपके पास ये बन जाता है -x, है ना, f ऑफ x बराबर -x। तो आप ये 0 -h इसमें रखोगे तो यहाँ पे भी रखोगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपका -0 -h, है ना, x की जगह हमने 0 -h रख दिया, माइनस f0 का मतलब आप 0 इसमें रखोगे, x बराबर 0 पर फंक्शन ये वाला है तो आप इसमें रखोगे तो ये 0 ही बनेगा और अपॉन में आ जाएगा -h। अब देखिए ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस h अपॉन -h आएगा तो h से h कट करके -1 बच जाएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पर। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये प्लस आता है और अपॉन में नीचे वाला भी पॉजिटिव आता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर जब 0 में कुछ जुड़ रहा है इसका मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब आपका फलन कौन सा होगा, f ऑफ x बराबर x होगा। तो आप इसकी ये 0 प्लस h जो है जब इसमें रखोगे तो यहाँ पे रखोगे 0 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h और माइनस में आगे 0 ही आएगा और अपॉन में आ जाएगा h से पूरा पूरा h कट जाएगा, ठीक है ना, 0 तो हट ही गई यहाँ से, h से पूरा पूरा h कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 में लिमिट पुट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, तो LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, तो ये क्या हो जाएगा, अतः फलन fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन, 5वें का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दो सदिश a और b के लिए सदैव a डॉट बी लेस देन इक्वल टू मोड a मोड b होता है। अब देखिए हमें ये प्रूफ करना है, हम जानते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए टू प्रूफ, यह सिद्ध करना है ये, है ना, हम जानते हैं, हम तो यहाँ से चलेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि a डॉट बी जो होता है, मैं मोड नहीं लगा रहा हूँ, a डॉट बी इक्वल्स टू मोड a मोड b, परिमाण है ये, a का परिमाण है ना, b का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा, ये होता है ना। अब मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये a डॉट b का मोड चाहिए तो मैं दोनों तरफ का मोड ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मोड लिया तो ये तो हो गया a डॉट b, इधर का भी मोड ले लिया पूरे का। अब ये तो पहले से पॉजिटिव वैल्यू है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है मोड b, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो मोड लगा करके। अब कोस थीटा नहीं पता हमें निगेटिव है पॉजिटिव है, तो हम इस पे मोड ले लेते हैं, ये आ जाएगा कोस थीटा का मोड, ठीक है। अब देखिए आप ये देखिए कि ये दो वैल्यू हैं, इनको इसके अपॉन में भेजता हूं मैं, ये आ जाएगा a डॉट बी और ओवर में मोड a मोड b और बराबर में मिला कोस थीटा का मोड। अब देखिए कोस थीटा का मोड का मतलब ये है कि कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। अच्छा, हम ये जानते हैं कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के आपको 1 के बीच में मिलेगी, लेकिन अगर मैं मोड कोस थीटा कर दूं तो ये 0 से लेकर के 1 के बीच में मिलेगी, है ना। मोड कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, सारी माइनस वाली पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएंगी, तो अब आपको 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी और 1 से छोटी मिलेगी, 1 से बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। तो हम ये वाली इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं कि मोड कोस थीटा का मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है ना, जो ये चीज है ये लेस देन इक्वल टू 1 है। अब जब ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये भी इससे 1 से छोटा होगा, है ना, तो हम क्या लिख देंगे, a का मोड, a डॉट बी का मोड अपॉन a का परिमाण और b का परिमाण, ये भी 1 से छोटा होगा, इसकी मल्टीप्लाई वापस 1 में कर दो तो ये हो जाएगा a डॉट बी लेस देन इक्वल टू वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर b का परिमाण। देखना यही हमें प्रूफ करना था ना, ये आपका प्रूफ हो गया, समझ गए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन। बच्चों ख क्वेश्चन हम आपको 2023 में आया हुआ है ये, और काफ़ी दफ़ा आया हुआ है बल्कि, है ना, जबकि ये एक्सरसाइज आपकी सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन ये फिर भी आ रहा है, 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है, तो हो सकता है ये 25 में भी आया है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैंने 324 AX कोड में आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। 5वें का क्या है वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गै क्वेश्चन भी ये हमने अभी कराया है, 2024 में ही आया है ये किसी पेपर में, ये आपका आया है, देखना ये आपका 324 EX में आया है ना, EX में 8वें का क्या है, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। अब चलते हैं घ क्वेश्चन की तरफ। देखिए घ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कोस x की पावर y है और कोस y की पावर x है, फंक्शन की पावर फंक्शन है ना, दो वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसको हमेशा लॉग से करना है हमें डिफरेंशिएशन। तो ये कोस x बराबर y दे रखा है और कोस y बराबर x दे रखा है, की पावर x दे रखा है। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो जब यहाँ पे लॉग लेंगे ये हो जाएगा cos x रेज टू द पावर y और यहाँ पे हो जाएगा log cos y रेज टू द पावर x।
तो इसका y आगे आ जाएगा, y मल्टीप्लाई बाई लॉग कॉस एक्स और इक्वल्स टू इसका x आगे आ जाएगा log cos y, ठीक है ना। अब इसका हम dw/2x कर देते हैं, dw/2x, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है। तो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे log, इसको आप x मान करके चलो, log x का होगा 1/x यानी cos x। अब cos x का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के साइन x, ठीक है ना। ये हो गया, तो पहला जू का तू दूसरे का कर दिया, प्लस अब दूसरा जू का तू लिखो log cos x, पहले का कर दो, y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज x, दूसरे का करेंगे log cos y का क्या होगा, cos y का 1/cos y होगा log का, और cos y का दोबारा करेंगे तो माइनस के साइन y हो जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज log cos y एज इट इज रखो और x का कर दो 1, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने जो y वाली टर्म का करा था, इसमें dy/dx भी आएगा बच्चों, ठीक है ना, dy/dx इसकी मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। अब देखिए dy/dx की टर्म जो है इकट्ठी कर लेते हैं एक जगह, एक तो ये है, इधर आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, और एक यहाँ पे ये पहले से, और जो बगैर dy/dx की उनको मैं इधर भेज दूंगा। फिलहाल मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, माइनस y, ये हो गया y tan x, और प्लस में ये हो गया log cos x और मल्टीप्लाई में dy/dx, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन वाई अपॉन कोस वाई, ये हो गया tan y, और इंटू में dy/dx, और प्लस में ये हो गया आपका log cos y, ठीक है। अब इस टर्म को इधर ले आओ, इस टर्म को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगी आपकी x tan y और इंटू में dy/dx, और प्लस में log cos y, log cos x, और मल्टीप्लाई में इसके भी dy/dx, और इक्वल्स टू यहाँ पे कौन सी टर्म है, ये उधर चली गई, ये बची y tan x और प्लस में log cos y, ठीक है ना। ये आ गई आपकी टर्म। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनी, ये बनी x tan y प्लस log cos x और मल्टीप्लाई में आ गया dy/dx, और इक्वल्स टू y tan x और प्लस log cos y। अब ये पूरी टर्म इसके डिवाइड में पहुंचा दो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये cos x है, यहाँ से dy/dx इक्वल्स टू आपका आ जाएगा y tan x प्लस log cos y डिवाइड बाई ये वाली टर्म पूरी x tan y प्लस log cos x, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमें चाहिए था dy/dx, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ये आपको पहले ही करा चुके हैं ना, काफ़ी पेपर में आ गया है ये, दोबारा कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी करा रखा है आपको, तो आप इसको वहीं से कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ ये है कहाँ, 324 EZ में कराया है मैंने ये, हाल फिलहाल में 5वें का गया क्वेश्चन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2024 का कोड है ये, ठीक है ना, 2024 का, तो 2024 वाली प्लेलिस्ट में आप इसको देख लीजिएगा 324 EZ में जाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले छठे का ख क्वेश्चन, छठे का ख क्वेश्चन ये कहता है कि अगर निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत न्यूनतमीकरण करना है हमें इसका, है ना, तो आपके पास इसने उद्देश्य फलन z दे रखा है x + 2y, और जो उसने असमीकाएं दी हैं वो असमीकाएं ये हैं, है ना। इन असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी पहली समीकरण 2x + y = 3, फिर दूसरी हो जाएगी x + 2y = 6, और तीसरी ये आपके पास x = 0 और y = 0, ठीक है ना। तो आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको मानने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब सबसे पहले आप समीकरण 1 उठाइए, समीकरण 1 से आपको, अब ये समीकरण आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, ये समीकरण आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करनी है। अब वो कैसे करेंगे, कार्तीय तल में ड्रॉ करनी है। वो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसमें x = 0 रख दीजिए। अब पूरा प्रोसेस मैंने पीछे भी बहुत बार करा दिया है ये, ठीक है। आप उसको वहाँ से पूरा प्रोसेस अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लीजिए, कि मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें एक टेबल बनाएंगे पहली समीकरण के लिए। अब उसमें एक तो वैल्यू हो जाएगी x की और एक हो जाएगी y की। अब देखिए आप x की कोई वैल्यू रखिए, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। आप x की, लेकिन आसान जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि x की वैल्यू 0 रख लो। आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, फिर इसी तरह y की वैल्यू 0 रख लो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू लेकिन यहाँ से 3/2 मिलेगी, 3/2, तो 3/2 ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 मान लेंगे इसको ना, है ठीक है। तो आपके पास 2 पॉइंट मिले, एक पहला पॉइंट ये मिला कि 0,3,
ये वाला, और दूसरा पॉइंट बी मिला 3/2, 0 वाला, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपको समीकरण 2 लेनी है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी आपको एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार y बराबर 0 रखना है। तो आपको ऐसी एक टेबल मिलेगी वहाँ से भी, और 2 पॉइंट निकाल लो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट बहुत रहते हैं, वैसे आप 3 पॉइंट निकालना चाहते हो 3 भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी, और y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। x की वैल्यू 6 मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे। मान लिया c पॉइंट ये आपका 0,3 और d पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 6,0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके 2 पॉइंट ये मिल गए, ठीक है। अब देखिए, अगर इनको हमें नंबर लाइन कार्तीय तल में ड्रॉ करना है, कार्तीय तल में इनको खींचना है, तो देखिए कैसे खींचते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कार्तीय तल है, ये x समीकरण है, ये y समीकरण है। अब सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंट को देखूंगा कहाँ कहाँ पर है ये। तो अगर मैं देखता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। चलो ठीक है, इतने में मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले 0,3 कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 0 तो y एक्सिस पे मिलती है, तो 1 2 3, 0,3 आपका यहाँ मिला, तो a पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3। बी पॉइंट है 3/2, यानी 3 का आधा हिस्सा, तो 1.5 हो गया ये, तो 1 ये रहा और 1.5 ये रहा, आधे पे मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो 3/2 आपका यहाँ पे मिलेगा, 3/2, 0, बी पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। अब आपको इन दोनों पॉइंट को बस मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है ऐसे करके। ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ये लाइन आपकी, मैं इस पर लिख देता हूँ, ये लाइन आपकी पहले वाली है, 2x + y = 3, है ना। ये वाली है 2x + y > 3 की अभी हमने समीकरण ड्रॉ की है, असमीकरण नहीं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब जो ये 2 पॉइंट थे इनको मिलाएंगे। 0,3 यही है, यानी सी पॉइंट भी आपका यही है। डी पॉइंट है आपका 6,0, 2 3 4 5 6, यानी 6,0 आपका यहाँ पे बैठता है। ये डी पॉइंट है। अब आप क्या कीजिए, इसको और इसको मिलाइए, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये मिल गए। अब आपके पास देखो, इसने कहा था कि x 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x भी पॉजिटिव रहे और y भी पॉजिटिव रहे, तो आपका पहला क्वाड्रेंट, तो आपको जो सॉल्यूशन देना है वो पहले ही क्वाड्रेंट में देना है, ठीक है ना। तो आपके पास इसमें 3 क्षेत्र बने, सुसंगत क्षेत्र जिनको कहते हैं। एक तो क्षेत्र ये बना, एक क्षेत्र ये बना बीच वाला, और एक क्षेत्र ये बाहर वाला बना। अब मुझे ये देखना है कि ये मेरी जो असमिकाएं हैं ये कहाँ पर इनका रीजन बैठता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मेरे पास पहली समीकरण है ये। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, ये चेक करने के लिए कि किधर शेड करेंगे मूल बिंदु पर। तो आप इसमें x0 और y0 दोनों रख दीजिए। जब मैं x0 और y0 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, 0 > 3 आ जाएगा, है ना। तो यानी पहली वाली से आ गया 0 > 3। अब बताइए ये बात सत्य है या असत्य है। तो ये बात तो असत्य हुई। अगर ये बात असत्य है तो फिर मूल बिंदु से दूसरी साइड ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये वाली वो लाइन है। अब अगर ये बात सत्य आती तो मैं इससे मूल बिंदु की तरफ ड्रॉ करता, नीचे की साइड। लेकिन ये बात असत्य है, तो इसका मतलब इस लाइन से मूल बिंदु के अपोजिट साइड, यानी दूसरी साइड मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, दूसरी साइड यानी यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तीसरी लाइन देखते हैं, ये दूसरी लाइन देखते हैं इस वाली पर। दूसरी लाइन है x + 2y। अगर मैं इसमें भी 0 0 रख दूं तो 0 > 6 आएगा, 0 > 6 आएगा। ये भी बात असत्य है, यानी ये भी बात गलत है। तो यानी इसके भी मूल बिंदु के दूसरी साइड ड्रॉ की जाएगी, यानी इसके भी अपोजिट, यानी ऊपर की साइड। मूल बिंदु इधर है ना, और दूसरी साइड, तो यानी इसके भी ऊपर की साइड शेड होगी। तो अब हमें एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो कॉमन हो, यानी जो दोनों के ऊपर हो, इसके भी ऊपर हो, इसके भी ऊपर हो। अब अगर मैं इस वाले रीजन में शेड कर देता हूं, वो इसके तो ऊपर होगा लेकिन इसके नीचे होगा, तो गलत हो जाएगा। हमें तो ऐसा क्षेत्र लेना है जो दोनों के ऊपर हो। तो अगर मैं ये वाला रीजन को शेड कर दूं, इस वाले को देखिए, बाहर वाले को, ये वाला जो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये वाला रीजन बैठेगा। ये वाला रीजन दोनों के ऊपर है, ठीक है ना, नीचे नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना, इससे बाहर नहीं जाना, तो ये वाला रीजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि न्यूनतम बिंदु बताओ, न्यूनतमीकरण करो इसका जेड का, ठीक है। अब मुझे इस पे देखो कितने पॉइंट मिलेंगे, पूरी लाइन है मेरे पास ये। अब हर बिंदु पर इसका न्यूनतमीकरण हो जाएगा, क्योंकि हम तो कॉर्नर पॉइंट, कोने बिंदु देखते हैं ना, तो इसमें तो कोने ही नहीं मिले मुझे, ये तो सारा का सारा बाहर ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं इस पे क्या करूंगा, मैं इस पे लिख दूंगा कि फलन, अतः फलन जो होगा, फलन बिंदु ए व बी को, बिंदु ए व बी को, ए व डी को, ऐसे लिख लो, ए व डी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा पर न्यूनतम होगा। यानी इसका कोई भी पॉइंट आप उठाओगे उन पे सब पे ये न्यूनतम ही होगा, ठीक है ना बच्चों।
उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ए और डी को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस पे किसी भी बिंदु को आप उठा लो, उस पे हर बिंदु पर ये न्यूनतम ही होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन जो होगा, ये आपका जो होगा जेड, ये उद्देश्य फलन इसका न्यूनतम ही होगा हर बिंदु पर, क्योंकि इसमें कॉर्नर पॉइंट हमें मिल नहीं रहे, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट मतलब एक हम बंद आकृति लेते हैं, इसमें बंद आकृति, बंद तो हुई नहीं अब ये आकृति, तो खुली है इधर, तो जब भी खुली होगी ना तब इसी तरीके से होगा, ए व बी को मिलाने वाली रेखा पर ही न्यूनतम होगा ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गया क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा ये, है ना। तो देखिए गया क्वेश्चन आपका ही कहता है कि समाकलन 3x + 5 ओवर x³ - x² - x+1 dx, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले के फैक्टर कर सकता हूँ, तो नीचे वाले के फैक्टर कर लो पहले। ये हो जाएगा, इन दोनों में से x² कॉमन लो तो ये बचेगा x-1, इसमें से -1 कॉमन लो तो ये भी x-1 dx। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3x + 5 ओवर x-1 और ये बचेगा x² - 1। अब अगर मैं इसको भी अलग अलग करके लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 5 ओवर x-1 x+1 लिख सकता हूँ, और x-1 ये पहले से है तो ये क्या आ जाएगा, एक तो x+1 इसका वाला फैक्टर आ जाएगा, और एक x-1 पहले से रखा हुआ तो x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आंशिक भिन्न से करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको मैं आंशिक भिन्न से जब करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x + 5 ओवर x+1 और x-1 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/x+1 प्लस, जब ये स्क्वायर हो नीचे वाला तो एक बार तो इसको सिंगल फैक्टर में लिख दो x-1, फिर एक बार और कांस्टेंट लगा के ये पूरा स्क्वायर में ही लिख दो। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, यही आ जाएगा x+1 x-1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, x+1 से ये फैक्टर कट गया, यानी x-1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस b के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक x+1 आएगा, एक x-1 आएगा, फिर c के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x+1 आएगा, ठीक है ना। और ओवर में इधर क्या बच रहा है, 3x + 5 अपॉन x+1 और ये आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर नीचे वाले से नीचे वाला साफ कर दूं मैं तो ये क्या बचेगा मेरे पास, 3x + 5 = a × x-1 का होल स्क्वायर प्लस b × x+1 x-1 और प्लस c × x+1, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करना आसान होगा। अब यहाँ से मुझे a, b और c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर, ये आपको वैल्यू निकालने में बहुत आसानी करेंगे। कैसे, अब अगर मैं एक बार x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, x = 1 रखने पर, अब जब इसमें x = 1 रखेंगे तो पूरी इक्वेशन में रखना है हमें 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 और 5 8 हो गए, तो इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 - 1 0, तो पहला फैक्टर 0, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 - 1 ये भी 0, तो ये सारा फैक्टर 0, तो दूसरा फैक्टर भी 0, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 + 1 2, तो ये हो गया 2c। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 चौके 8 यानी 4 आ गई, c बराबर वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। अब +1 वाले में -1 रख दूँ तो ये 0 होगा, तो x = -1 रख देता हूँ, x = -1 रखूंगा तो ये -3 हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे -1 रखूंगा तो -1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो गया 4a। अब यहाँ पे -1 रखूंगा ये 0, तो ये सारा 0, तो प्लस ये 0 हो गया, यहाँ पे -1 रखूंगा ये 0, तो ये सारा 0, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 × 4, ये 2 अपॉन में जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 1/2। दो वैल्यू निकल गई, a की निकल गई, c की निकल गई। अब ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो दोबारा 0 बना दे कोई वैल्यू रखकर, है ना। तो अब ऐसी कोई आसान सी वैल्यू रख दो, ठीक है। मान लो मैं x = 0 रख देता हूँ, x = 0 रख दिया तो ये खत्म हो गया, 5 मिला इधर, तो इधर 5 मिला, यहाँ पे 0 रख दूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, a की वैल्यू रख दूंगा 1/2, तो ये 1/2 ही रहेगा, प्लस b तो मेरे पास निकालना ही है मुझे, तो b रख देता हूँ, यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये 1, यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये -1, तो ये -1 ही इंटू में मिलेगा, प्लस c की वैल्यू रख दो 4, c की वैल्यू रख दी, यहाँ पे 0 रखा तो ये 1 आ गया, बस 4 × 1 1 ही रहेगा, -b को उधर भेज दूँ, 5 को उधर भेज दूँ, तो ये कितना बचेगा, b हो जाएगा इधर आके प्लस, और 5 इधर आगे माइनस होगा, 4 में से 5 घटेंगे, -1 बचेगा, 1/2 -1 आएगा, तो ये -1/2 बचेगा। तो आपकी b की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -1/2, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/2 आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब आपकी तीनों वैल्यू आ गई, a की भी, b की भी और c की भी। अब ये तीनों वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे रखेंगे, देखिए ये तीनों वैल्यू आप a b c की उठा करके यहाँ रखेंगे और इसकी जगह ये पूरा यहाँ रख देंगे, ठीक है ना, ऊपर वाले में इसमें रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, अगर मैं देखूँ इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे की जगह यही तो है ना ये पूरा,
इस पूरे की जगह ये रखेंगे और इनमें ए बी सी का मान रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1/2 अपॉन में मिला x+1। फिर बी की वैल्यू कितनी है -1/2 अपॉन में इसके क्या है x-1। फिर सी की वैल्यू कितनी है 4, इसके अपॉन में क्या है x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा रख दिया, बाहर आ गया dx। अब इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका पहले वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x+1 dx। फिर -1/2 बाहर, यह आ जाएगा 1/x-1 dx। फिर 4 बाहर, यह आ जाएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2 log x+1 और ये बचेगा -1/2 log x-1। 1/x का log x होता है ना, 1/x-1 का भी log x-1 होगा, +4। अब ये 1/ ऐसा है जैसा x², तो 1/x² का क्या हो जाएगा माइनस में 1/x, तो इसको हम लिखेंगे 4 × -1/x-1 और प्लस में आ जाएगा c। अब देखिए इन दोनों में से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा log x+1 माइनस log x-1, ठीक है ना, और -4/x-1 + c। ये क्या हो जाएगा 1/2 log m-n का फॉर्मूला लगा दूं तो log m/n आ जाएगा, ठीक है ना, मोड में रहेगा -4/x-1 और +c। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है। पार्शियल फ्रैक्शन के यानी आंशिक भिन्न के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब थोड़े से लेंथी ही होंगे, लेकिन होंगे आसान ही, आप उनको इजीली कर पाओगे। मेन काम ए बी सी की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, बस ए बी सी की वैल्यू निकलती है आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन पर, यह क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपके पास ए है तो दर्शाइए ये और इसकी सहायता से इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास ए क्या है, ए है आपके पास 3, 1, -1 और 2। अब आपको प्रूफ ये करना है कि a² - 5a + 7i = 0 हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए a² की जरूरत पड़ेगी, तो a² निकालते हैं हम। a² को मैं लिख सकता हूँ a × a। a × a का क्या मतलब है 3, 1, -1, 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसी में करनी है 3, 1, -1 और 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सब आप जानते ही हैं। पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे 3 × 9 और 1 × -1, तो 3 9 - 1 कितना हो गया 8। फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 3 × 3 2 × 2 3 और 2 5, -3 -2 -5 -1 + 4 3 8 5 -5 और 3 आ गया। ठीक है, बस अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे चाहे लिख दो टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है a² - 5a + 7i = 0। ठीक है ना, अब इसमें क्या करो लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दो। लेफ्ट हैंड साइड में a² की वैल्यू रखी हमने 8 5 -5 और 3, माइनस a के अंदर 5 की मल्टीप्लाई करके रख दो, 5 × 3 = 15, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, -5 होगा, 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, प्लस i तो आप जानते ही हैं 1 0 0 1, तो उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0 7 ऐसे आ जाएगा। अब हमें इनको सॉल्व करके 0 0 लाना है, तो देखना जरा आ रहा है क्या। 8 में से 15 गए, माइनस के 7 बचे और प्लस के 7 ये, तो -7 और +7। अब 5 -5 ये तो 0 हो गया और प्लस में एक और 0 है, +0 + 0, -5 और +5 ये भी 0 है और अगला भी 0 है, यहाँ पर ये हो गया 3 - 10 -7 बचेंगे और अगला भी +7 है। तो इसका मतलब अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 0 0 0, तो ये ओवरऑल 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, शून्य आव्यूह। ठीक है, और शून्य आव्यूह आपको प्रूफ करना था, हेंस ये तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। अब आपको क्या करना है, इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना है, तो चलिए ए इनवर्स भी फाइंड करते हैं। देखिए ये कैसे होगा a² - 5a + 7i = 0। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, आई वाली टर्म को उधर पहुंचा दो सबसे पहले और a² को लिख लो a × a, -5a आ गया और = -7i आ गया। ठीक है ना, अब देखिए हम क्या करेंगे ए इनवर्स की दोनों साइड में गुना कर देंगे, तो ए इनवर्स की हर टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a। अच्छा राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, है ना, a इनवर्स -5a इनवर्स और -7i a इनवर्स। ठीक है, ये a इनवर्स तो क्या हो जाएगा i हो जाएगा, तो a × i -5 × i और ये कितना बचेगा -7a इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप i में मल्टीप्लाई करोगे तो स्वयं वही मैट्रिक्स आ जाती है ना, चाहे a की करो चाहे a इनवर्स की करो। अब और अगर किसी मैट्रिक्स की उसी के इनवर्स में मल्टीप्लाई करोगे तो i आ जाएगा। ठीक है, ये 2 रीजन हमने यहाँ लिख दिए। अब बस यहाँ से इनवर्स ही तो फाइंड करना है, निकल जाएगा, बस यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, a की i में करेंगे तो a ही आ जाएगा, a - ये 5 रहेगा और = आ जाएगा -7a इनवर्स। ठीक है,
अब ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है आपके पास 3, 1, -1 और 2। फिर इसमें से 5 मतलब 5005, ये माइनस कर दो और इक्वल्स टू माइनस के 7 ए इनवर्स लिख दो। ये कितना आ जाएगा? 3 में से 5 गए -2, 1 में से 0 गई 1, -1 -0 -1, 2 -5 -3, ये आपके पास आया। और ये -7 यहाँ से अपोन में आ गया, माइनस के 1/7 और इक्वल्स टू आ गया ए इनवर्स। तो अगर मैं ए इनवर्स देखूँ तो क्या आ जाएगा? 1/7 तो मैं बाहर ही रहने देता हूँ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 -1, 1 और 3, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। बच्चों ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप कहाँ से कर लीजिएगा? 324 FH कोड में ये हमने कराया हुआ है और ये वहाँ पर 5 का 6 है। ठीक है ना? इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन कराना है दोबारा फिर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना? आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 7वें का के, ये भी पहले आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? 324 BC कोड में आया हुआ है, वहाँ ये 8वें का कै है, इस 8वें का ख है, सॉरी ख, इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ख क्वेश्चन पर, और ख क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट देखते हैं। रेखा युग्म दे रखा है ये और ये, इसके मध्य हमें क्या निकालना है? मध्य कोण ज्ञात करना है, मध्य का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य कोण निकालना बहुत आसान है। जो उसने रेखा युग्म दे रखा है, दी गई रेखा युग्म, दी गई रेखा युग्म क्या दिया है? x + 3/3 बराबर y - 1/5 z + 3/4 तथा x + 1/1 y - 4/1 z - 5/2 की जो ये रेखा युग्म दिया गया है, इसकी तुलना किससे करने पर? x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 z - z1/c1 तथा x - x2/a2 y - y2/b2 z - z2/c2 से करने पर। ठीक है ना? यहाँ से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? a1, हमें सिर्फ a1 b1 c1 चाहिए, x1 y1 z1 नहीं चाहिए। ठीक है ना, मध्य कोण निकालने के लिए। तो a1 क्या हो जाएगा? 3, b1 क्या हो जाएगा? 5, c1 क्या हो जाएगा? 4। इसी तरह a2 क्या हो जाएगा? 1 और b2 क्या हो जाएगा? ये भी 1 और c2 क्या हो जाएगा? ये 2। a2 1, b2 1, c2 2। ये आप डायरेक्ट तभी करोगे जब ऊपर वाले सेम इसी फॉर्म में लिखे हो, x के मल्टीप्लाई में कुछ मत हो, y के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो और z के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो। ठीक है ना? इसके जैसी पहली मानक फॉर्म होनी चाहिए। अब इनके बीच का कोण लगाते हैं। ठीक है ना? इसको मैं रेखा 1 मान लेता हूँ, इसको रेखा 2 मान लेता हूँ। ठीक है, रेखा 1 व 2 के मध्य कोण, इसके मध्य कोण का फॉर्मूला क्या होगा? cos थीटा इक्वल्स टू मोड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आप सारी वैल्यू रख दोगे तो फिर इसको सॉल्व कर लोगे। a1 a2 क्या हो जाएगा? 3 गुना 1 प्लस 5 गुना 1 प्लस 4 गुना 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगाओ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 8, 8 और 8 16, तो ऊपर तो आ गया 16 और अपॉन में क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितने हो गए? 25 और 9 हो गए आपके 34, है ना? 5 और 4 34 हो गए, 34 और 16 कितने हो गए? 50। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 और ये आ गया आपका 4 5 6, ये आ गया √6, इसका मोड। सारे पॉजिटिव हैं, अब मोड हटा भी सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है ना? तो ये कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 16 बटे √50 को आप लिख सकते हैं 5 √2 और 6 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3, है ना? √2 इंटू √3। अब ये क्या हो जाएगा? √2 इंटू √3, ये हो जाएगा √2 की √2 में करेंगे हम, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 गुना 2 गुना √3। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे भी कर लेते हैं ताकि इसका परिमेकरण हो जाए। 2 8 16 हो गया, √3 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ये हो गया 3 5 3 15, तो ये आ गया 8 √3 बटे 15। तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स
8√3/15 आ गई, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका इसके बीच का कोण, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, 7वें के ख का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ये और ये हैं तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। वैसे तो ये मैंने कहीं देखा नहीं आपकी बुक में और ना ही ऐसा कुछ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे हम आराम से, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। आप ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहले एक ट्रायंगल हमने बनाया। अब उसने कहा कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक इसने दिए हैं, यानी मध्य बिंदु दिए इसने, इस भुजा का और तीसरी भुजा का। अब मान लीजिए अगर मैं त्रिभुज के शीर्ष ABC मान लेता हूँ, ABC, और त्रिभुज के जो मध्य बिंदु हैं इनको मैं P मान लेता हूँ। मान लीजिए पहला इसने दिया है P 1 5 - 1, दूसरा दिया है उसने कितना 0 4 2 0 4 - 2, इसको मैं मान लेता हूँ PQ, इसको मैं PQ इसको मान लेता हूँ और इसको मैं R मान लेता हूँ। यहाँ से ये हो जाएगा R हो जाएगा आपका 2 3 4, ठीक, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके करने के दो तरीके हैं। अब अगर मैं इसको मान लूँ X1 Y1 Z1 और B को मान लूँ X2 Y2 Z2 और C को मान लूँ X3 Y3 और Z3, ठीक है। अब आप इसमें से क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो ये कि आप इसको मध्य बिंदु मान लें। ये मध्य बिंदु है ना AB का P, तो X1 + X2/2 = 1 रख दें, Y1 + Y2/2 = 5 रख दें, Z1 + Z2/2 = -1 रख दें। इसी तरीके से इसका X2 + X3/2 = 0 रख दें, Y2 + Y3/2 = 4 रख दें, Z2 + Z3/2 = -2 रख दें। इसी तरह इसकी कर लें। यहाँ से आपको कितनी इक्वेशन मिलेंगी? 3 इक्वेशन इसकी, 3 इक्वेशन इसकी, 3 इक्वेशन इसकी, 9 इक्वेशन मिलेंगी। उन 9 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आपको X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3 तीनों के मान मिल जाएंगे। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी तो मिलेंगे वो, ठीक है ना, और वो इजीली हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें एक थ्योरम लगाओ। थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिला दें, जैसे मैंने इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया, तो ये जो मिलाने वाली मैंने रेखा खींची PR, ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी ये जो PR है ये BC के समांतर होगी। और अगर मैं इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दूं ऐसे करके, तो तीसरी भुजा बचती है AC, तो ये AC के समांतर होगी। और अगर मैं इन दो मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं R को और Q को, तो तीसरी भुजा कौन सी बचती है? ये वाली। तो ये वाली जो QR होगी ये AB के समांतर होगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप? ये तो कहती है थ्योरम। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे माना त्रिभुज के शीर्ष A X1 Y1 Z1 B X2 Y2 Z2 तथा C X3 Y3 Z3 है, ठीक है। तब अब देखिए, अगर मैं किसी एक त्रिभुज को ले लूं, चतुर्भुज को ले लूं, देखो मेरे पास इसमें 4 चतुर्भुज बनेंगे। एक तो ये वाला APQR, मैं पहले इसी को ले लेता हूं। APQR को अगर मैं लेता हूं चतुर्भुज, हम जानते हैं ये जो चतुर्भुज APQR, AP और QR, ये वाला जो चतुर्भुज बना, अब जब ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है तो एक चतुर्भुज बन गया। अब चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं चतुर्भुज। देखो मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ये समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। ये है आपके पास A, ये आपके पास P, ये आपके पास Q, ये आपके पास R, ठीक है। अब इसके जो ये जो मैंने विकर्ण खींच दिए, ये विकर्ण इसको समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, P के निर्देशांक मेरे पास है, R के निर्देशांक मेरे पास है, तो इन दोनों से ही मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक है, मध्य बिंदु निकल गया। और इसके निर्देशांक मेरे पास है, इसके निर्देशांक मेरे पास है, इनके मध्य बिंदु से जो निर्देशांक आएगा और इनके निर्देशांकों से जो मध्य बिंदु आएगा और इनके निर्देशांकों से जो मध्य बिंदु आएगा वो दोनों बराबर होंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखिए चतुर्भुज APQR मैं यहां पे लिखता हूं
चतुर्भुज APQR समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये बात थ्योरम बताती है ना। 10वीं या 9वीं क्लास में थ्योरम है एक, वो बताती है कि चतुर्भुज APQR जो है वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। किस वजह से कि अगर मैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाता हूं तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनेगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, उससे त्रिभुज बना मेरा समांतर चतुर्भुज। अब एक थ्योरम मुझे ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को किस पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यानी ये जो मध्य बिंदु है ये PR का भी है और ये AQ का भी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो PR का मध्य बिंदु, PR का मध्य बिंदु बराबर होगा AQ का मध्य बिंदु, AQ का मध्य बिंदु। इससे आसानी पड़ेगी, है ना। अब देखिए PR का मध्य बिंदु क्या होगा, 1 + 2/2। मध्य बिंदु निकालना आता है ना, पहला जोड़ के आधा कर दो, तो 1 + 2/2, चलो मैं लिख देता हूँ 1 + 2/2, फिर कोमा, 5 + 3/2, 5 + 3/2, फिर कोमा, -1 + 4/2, -1 + 4/2। ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गया। अब AQ का मध्य बिंदु निकालो। AQ का मध्य बिंदु x1 + 0/2, x1 + 0/2, कोमा, y1 + y1 + 4/2, फिर z1 + -2/2। ये आ गया मध्य बिंदु। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं इसलिए बराबर है, तो पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। अभी मैं इसको थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ। 2 और 1 3/2 आ जाएगा, और ये 5 और 3 8/2 आ जाएगा, और ये 4 में से 1 गया 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका x1/2 आ गया, ये आपका y1 + 4/2 आ गया, ये आपका z1 - 2/2 आ गया। अब सबको अलग अलग बराबर रख दो। x1/2 बराबर हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया, x1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब 8/2 बराबर हो गया y1 + 4/2, दूसरा दूसरे के बराबर, 2 से 2 कट गया, 4 इधर माइनस में चला गया, तो y1 की वैल्यू 8 में से 4 गए 4 आ गया। ठीक है, अब z1 की वैल्यू निकालो। ये आ गया 3 बराबर z1 - 2/2, इसके बटे में 2 है, 2 से 2 कट गया, 2 इधर आ गया, तो z1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपका एक कोऑर्डिनेट तो ये मिला x1, तब आपका a क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 बराबर, ये हो गया आपका 3 4 5। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको दो बिंदु और लेने हैं। इसी तरीके से जैसे हमने चतुर्भुज APQR लिया ना, जिस तरीके से हमने चतुर्भुज APQR लिया, इसी तरीके से एक चतुर्भुज हमें लेना है PBQR। इसी प्रकार अब ये काम आपको खुद करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका PBQR चतुर्भुज तथा चतुर्भुज PBQR तथा एक चतुर्भुज आपका हो जाएगा ये वाला PQCR, PQCR, PQCR। इनके लिए आपको सेम ही काम करना है, ठीक है ना, और वहां से आपको B व C के निर्देशांक मिल जाएंगे। निर्देशांक ये आपको खुद निकालने हैं, ऐसे ही मत लिख देना, निर्देशांक मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वो ढूंढ लेने हैं। ठीक है, तो उनमें से कोई एक जो आएगा, उनमें से कोई एक तो आएगा आपका 1 2 3, और दूसरा जो आएगा वो आएगा -1 6 और -7। ठीक है, एक हमारा आ ही गया है। इसी प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप पहले वाले तरीके से कर लो, अगर आपको ये आसान लगता है तो इस वाले तरीके से कर लो। ठीक है ना, पहले वाले में भी बहुत सारी इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करके वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वें का क्या पार्ट देखिए, 8वें का क्या पार्ट, ये कह रहा है कि रेखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। ठीक है ना, तो इसको हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो आपके पास समीकरण निकाय है, सबसे पहले मैं इसको ax = b रूप में लिखूंगा। तो ये कैसे लिखूंगा, 2 - 3 5, 3 2 - 4 और 1 1 - 2। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं x y z, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ये वाले 11 -5 और -3। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, a का सारणिक निकालना है। ये आपके पास a है, ये आपके पास x है, ये आपके पास b है। a अवयव है, x भी अवयव है, b भी अवयव है। a का सारणिक निकालना है। a का सारणिक आपका आएगा -1, जो कि ≠ 0 है। इसका मतलब आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आपको निकालने का तरीका आता ही होगा, और पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए भी हैं। ठीक है ना, अगर नहीं आता तो आप 324 AX कोड खोलना, 2023 में आया हुआ, मैंने वहां प्रॉपर सारा बिल्कुल A to Z एक एक स्टेप उसमें करा रखा है, आप वहां से उसको कर लीजिएगा, मैच यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये आएगा 0 2 1 -1 -9 और -5, और यहाँ पे 2 बनेगा, 23 बनेगा, 13 बनेगा। ये इसका
सह खंडों से बना भी होगा। अब इसका भी ट्रांसपोज लेना है हमें, यानी ये क्या हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 और ये हो जाएगा 2 23 और 13, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स जो होगा वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो ये आपका हो जाएगा सारा फाइंड करके, देखो ये तो -1 है, तो -1 की बस इसमें गुना करनी है एडजॉइंट ए में, तो ये हो जाएगा 0 1 -2 9 और -23 और ये हो जाएगा -1 5 और -13, ठीक है। ये आपका इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स से आपको क्या निकालना है? देखिए ये जो सबसे शुरू में हमने ए एक्स बराबर बी लिखा था, ए एक्स बराबर बी, है ना। यहाँ से इस समीकरण से देखेंगे ए एक्स बराबर बी से अगर मैं एक्स की बात करूँ तो ये ए इनवर्स इधर आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स आपके पास क्या होगा? आपके पास एक्स है एक्स वाई जेड और ए इनवर्स आपके पास ये पूरी मैट्रिक्स है ही 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13, ठीक है। और ये आ जाएगा इसके इंटू में बी, बी आपके पास क्या है 11 -5 और -3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये आएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ये आएगा 3, ठीक है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3, ठीक है बच्चों। ये कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है, ठीक है। मैं वीडियो जल्दी बनाने के लिए इस वजह से मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये आसान है, प्रोसेस आपको पता ही है कैसे होना है, सब कैलकुलेशन है वो आपकी हो जाएगी। चेक यहाँ से कर लीजिएगा आपके ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम ही दे रखा है इसने, है ना। देखो इनसे जो मैट्रिक्स बनी है ये 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, देखिए यही दे रखी है इसने सेम, इसका इन्वर्स ही निकालना है। तो ये सेम है आपका प्रोसेस, यहाँ तक ये सेम प्रोसेस है। इसी तरीके से इतना करके बस छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे भी इनमें से कोई एक ही करोगे आप वहाँ पर, तो है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में आप सेम इनवर्स यहाँ तक निकाल देना, ठीक है ना। तो 8वें का ख आपको 8वें के क के जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब 9वें का क और 9वें का ख बचता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ आए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए 9वें का क जो है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये जो 9 का क जो है, 9 का क ये कहाँ आएगा? ये कहाँ आया हुआ है? पहले ही आया हुआ है ये आप कीजिएगा 324 AX कोड में जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पे ये 8वें का क है, 8वें का क, ठीक है। इसी तरीके से 9वें का ख जो है, 9वें का ख ये 324 FG कोड में आपको मिलेगा, वहाँ पे ये 9वें का क है, ठीक है, 9वें का क। लिंक इन सब की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप इनको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए 9वें का क ये है और 9वें का ख ये है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कहाँ आएंगे, 324 AX में 8वें का क है और ख जो है 324 FG में 9वें का क है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इनको कर लेना, ठीक है ना। मेरी